हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, आपको पता ही है कि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और आज आपका क्या चलने वाला है। 1857 की जो रिवॉल्ट चल रहा था, जो क्रांति थी, उसकी आज थर्ड क्लास रहेगी। ओके, तो इसमें हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस यानी कि कारण क्या क्या रहे थे। हमने मोस्टली कारण आपको समझाने की कोशिश की थी पिछली दो क्लासेस। अगर किसी ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। छोटी छोटी सी क्लासेस हैं, वो आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जिसने नहीं देखी। ओके, और जो देख रहा है वो तो बहुत ही ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम कारण समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या कारण थे बेसिकली। ओके, तो उन सभी कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है 1857 के रिवोल्ट का, वो माना जाता है कि ऐसा था कि 1857 जब आया, मतलब कि 1857 के टाइम पे न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी। उस न्यू ईयर पार्टी में एक क्या P83 नाम से एक राइफल इंट्रोड्यूस की गई। क्या P83, इसका नाम था P83। ये जो राइफल आप इधर देख पा रहे हैं यानी कि पैटर्न 83। ओके, P83 का मतलब होता है पैटर्न 83। ओके, तो इस राइफल का जो यूज़ होता था बेसिकली, इसको जो चलाने के लिए इसमें जो बुलेट्स का यूज़ किया जाता था वो ऐसे पैक होकर के आती थी जैसे आप देख पा रहे हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पर तो बुलेट होती थी नीचे की साइड में, और ये यहाँ पे भरा होता था क्या, गन पाउडर, और ये लगा होता था आपका क्या, ऊपर चर्बी यानी कि ग्रीस। अब ये जो ग्रीस था, ये ग्रीस बना किस किस चीज़ का था, ये एक तो पिग की और सेकेंडली आपकी काऊ की चर्बी का बना था। किसका, चर्बी का। पिग और काऊ की चर्बी के क्या बना हुआ था, ये कारतूस बना हुआ था। इस कारतूस को कैसे यूज़ किया जाता था वो देखिए आप। इस कारतूस को ऐसे यूज़ किया जाता था, मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था गूगल से। ओके, देखिए ये आपका कारतूस है, इसको ऐसे छीलना पड़ता था मुंह से, और मुंह से छीलने के बाद इसको ऐसे गन में डाला जाता था और ऐसे फिर इसको ठोका जाता था। ठीक है ना, ऊपर से गोली बुलेट डालने के बाद में इसको ठोका जाता था ऊपर से, उसके बाद इसको चलाया जाता था। देखिए ये यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह यूज़ भी कर रहे हैं, आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसे इसको जब मुंह से छीला जाता था तो वो जो छीलने वाला साइड था इसका, ठीक है ना, जो कारतूस का जो छीलने वाला साइड था, उस जगह पर लगी थी किसकी, पिग की और काऊ की आपकी चर्बी। अब पिग तो मुसलमानों के लिए हराम और काऊ हिंदुओं के लिए काफ़ी मान्यता रखती है। तो इन दोनों, मतलब कि देखिए, इन लोगों ने, ब्रिटिशों ने पहले से ही जो इंडियंस के जो धर्म है, जो इंडियंस को लगता था कि ये हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कैसे, पहले तो ये इंडियन सोल्जर्स को ओवरसीज करते थे, क्या मैंने आपको बताया भी था। ओवरसीज मतलब कि जो नदी थी उसको क्रॉस करके ही भेजते थे। ओके, तो हिंदुओं में ये मान्यता होती है कि जब भी आप किसी रिवर को, बड़ी रिवर को क्रॉस करके जाते हैं तो वो ठीक नहीं रहती, तो ये ज़बरदस्ती भेजते थे। ओके, इंडियन सोल्जर को, उसमें क्या होते थे, क्या इंडियंस भी होते थे, ब्रिटिशर्स भी होते थे और मुस्लिम भी सोल्जर, सारे सोल्जर्स इसमें शामिल थे। राइट, लेकिन ये भेजते थे तो वो इनके माइंड में आता तो था कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई रिवोल्ट नहीं करता था, कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। मतलब कि आप जिस इन्फेंट्री में काम कर रहे हो उस इन्फेंट्री में आप कैसे आवाज़ उठा सकते हो, जबकि सारा ही वहाँ पे क्या कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशों का था। राइट, उसके अलावा जो ये हो गया, एक तो ओवरसीज करते थे, दूसरी बात वहाँ पे इनके साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया जाता था। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, क्योंकि कि जो इंडियंस की जो एक तो पोस्ट थी वो लिमिटेड थी, दूसरी बात कि इनको सैलरी भत्ता भी डबल नहीं दिया जाता था। अगर कोई यूरोपियन सोल्जर था इसमें, ब्रिटिशों की आर्मी में जो ब्रिटिश सोल्जर थे, उनको तो अगर आप दूसरी जगह पर भेज रहे हो तो एक तो यहाँ की सैलरी दे रहे हो और फिर वहाँ की भी, मतलब डबल भत्ता दे रहे हो। लेकिन इंडियंस को सिर्फ एक ही साइड की सैलरी मिलती थी। ओके, कोई उसको डबल भत्ता नहीं दिया जाता था। दूसरी बात, उनकी रैंक भी एक लिमिटेड थी कि वो बस यहीं तक आ सकते हैं, मतलब कि जनरल और कर्नल के पद पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सोल्जर और आपके ब्रिटिश सोल्जर ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती थी और इस चीज़ को वो महसूस भी करते थे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। जब तक देखिए, आप किसी भी आर्मी के, आर्मी तो छोड़ो, इंडिया में तो मैं अगर बात बताऊं, आप कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, लेकिन जब भी आप किसके ऊपर, उसके धर्म के ऊपर अटैक करोगे ना भाई, धर्म के ऊपर अटैक करोगे तो फिर कोई भी चुप नहीं बैठता, फिर रिवोल्ट होते हैं बड़े बड़े। ओके, और ये आज भी होता है। राइट, धर्म के ऊपर बहुत कुछ होता है भाई। तो ऐसे करके ये इसको यूज़ किया जाता था, मैंने आपको बताया। ओके, तो ये यूज़ करना ही, इसको मुंह से छीलना, तो ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था। अब इस चीज़ को, इस इशू को, मतलब कि ये बात सबसे पहले कैसे आई सामने
कि 22 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये इशू रेज किया गया कि जो बुलेट आई है, जो नई राइफल आई है और उसकी जो गोली है, जो कारतूस है उसका, ठीक है ना, उस कारतूस में किसकी, पिग की और काऊ की भाई चर्बी लगी हुई है, तो वो गलत है, ऐसे मतलब कि सामने बात आई। कहाँ पे सबसे पहले 22 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में, राइट। तो ये बात जब आई, फिर धीरे धीरे ये बात कहाँ पे, मेरठ के बैरकपुर और फिर बाद में अम्बाला तक पहुंची कि ऐसे ऐसे कारतूस में क्या लगी है, चर्बी लगी है। मतलब कि बात जब शुरू हो गई ना, सामने आई, फिर उसके बाद में ये बात फैलने लग गई। अब ये बात जब धीरे धीरे फैलने लग गई, तो इस का विरोध करने के लिए, इसमें अपने साथियों तक बात पहुंचाने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, बेसिकली देखिए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को अपने साथ जोड़ने के लिए कि कितने लोग हम इसमें जोड़ सकते हैं, उसमें एक सिस्टम शुरू किया गया जिसको बोला जाता था चपाती ट्रांसफ़र सिस्टम। ओके, मतलब कि आपस में ना ये ग्रुप बनाते थे और उस ग्रुप में ये चपाती ट्रांसफ़र होती थी, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें हमारे साथ में कौन कौन सा खड़ा हुआ है, तो ऐसे चपाती जो साथ होता था वो चपाती ट्रांसफ़र करता था, जो साथ नहीं होता था वो वापस कर देता था, ऐसे करके सिस्टम ये काम करता था, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुप बनाया और ब्रिटिशों को ये समझाने के लिए कि वो कुछ भी चाहे, अपना जो फैसला है, जो भी वो कराना चाहते हैं हमसे, वो नहीं करा सकते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। ओके, अब सडनली जब ये चीज़ शुरू हुई, कौन सी, चपाती ट्रांसफ़र सिस्टम, अब ये हर जगह शुरू हो गया था, अलग अलग इन्फेंट्रीज में, अलग अलग जगह, मेरठ में, बैरकपुर में और आपका बंगाल में, मतलब कि बहरामपुर में, हर जगह पे ये चीज़ शुरू हो गई थी। क्या, चपाती ट्रांसफ़र सिस्टम, क्योंकि बात तो फैल गई थी कि कारतूस में चर्बी लगी हुई है। अब इस सिस्टम को सबसे पहले ब्रिटिशों की साइड से जो गुड़गांव के एक डीएम थे, जिन्होंने फरवरी 1857 में ये चीज़ नोट की कि यार ये अलग सी चीज़ क्या हो रही है सडनली, मतलब कि चपाती क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रोटी को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इनको ये चीज़ अलग सी लगी और इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ बड़ा सोच रहे हैं लोग और कुछ ऐसा नया सा सिस्टम हो रहा है कि चपाती ट्रांसफ़र हो रही हैं। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है सिपाहियों के बीच में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1857 में सिपाहियों ने रिफ्यूज़ल दे ही दिया, क्योंकि इसका ये नोटिस करना, चपाती सिस्टम चल रहा है, ये गलत नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1857 में रिफ्यूज़ल आ गया कि हम ये कारतूस जो चर्बी लगे हैं इसमें, जिसमें पिक्की और काऊ की चर्बी आपकी लगी है, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ किसकी, रिगार्डिंग द बुलेट और राइफल की, P83, ओके, तो ऐसा था कि जनवरी 1857 को क्या हुआ, पैटर्न जो राइफल थी वो आपकी इंट्रोड्यूस की गई। ओके, इंट्रोड्यूस करने के बाद में उस जो कारतूस था उसके बारे में वो बात सामने आई कि उसमें चर्बी लगी हुई है। फिर उस चीज़ को जब सामने आ गई, फिर चपाती सिस्टम शुरू हो गया, क्या, ग्रुप बनाने के लिए कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। वो कब हुआ, आपके फरवरी 1857 में, यानी कि एक मंथ बाद ही तुरंत। ओके, फिर उसके बाद में मार्च 1857 में इसका टोटल रिफ्यूज़ल सामने आ गया, ग्रुप बन गए, ठीक है, और इसका रिफ्यूज़ल सामने आ गया कि हम इस राइफल का भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इस कारतूस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब इस राइफल मतलब कि इस चीज़ को जो रिफ्यूज़ल आया था, ये कौन सी इन्फेंट्री के द्वारा सबसे पहले सामने आया था, उस चीज़ को समझते हैं, राइट। अब मैं बात करूं अगर एग्जैक्ट डेट की, तो 9 मार्च 1857 में क्या हुआ, सबसे पहले बंगाल इन्फेंट्री, जो बंगाल की रेजिमेंट थी, वहाँ से ये रिफ्यूज़ल सामने आया था कि हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए 9 मार्च 1857 में बंगाल की 19th इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्या किया था, रिफ्यूज़ल किया था, किसके रिगार्डिंग, राइफल के रिगार्डिंग। समझ में आ गई बात। 9 मार्च 1857 में बंगाल की 19th इन्फेंट्री ने रिफ्यूज़ल दिया था, किसके अगेंस्ट में, कारतूस के अगेंस्ट में। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई, मैं दो बार बोल चुका हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, मतलब कि ये जब इन्होंने रिफ्यूज़ल दिया तो इन पूरी की पूरी इन्फेंट्री का, 19 इन्फेंट्री के जितने भी सोल्जर थे जिन्होंने रिफ्यूज़ल दिया था कि हम यूज़ नहीं करेंगे, उन पूरे के पूरे सोल्जर्स का क्या किया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, कहाँ पे, बहरामपुर में। ओके, तो ये बहरामपुर से स्टार्ट हुआ था। ओके, 23 यानी कि 23 मार्च 1857 को एक ऑर्डर इशू हुआ, जब उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे बात सामने आने लगी, पूरी की पूरी इन्फेंट्री इस चीज़ का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ठीक है, कि हम कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। अब इस विरोध को, मतलब कि आगे और ना बढ़े,
ठीक है ना, ये इशू ज़्यादा रेज ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया, जो आपके जनरल ग्रेग एंसन थे, जनरल ग्रेग एंसन, ओके, जो आपके कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिशों की साइड से इंडिया में, उसने क्या काम किया, उसने बोला, एक ऑर्डर दिया कि उसने एक ऑर्डर इशू किया कि अभी इन कारतूसों का यूज़ नहीं होगा जब तक कि मेरठ से प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाता। ओके, इन कारतूसों को अभी हम क्या करते हैं, होल्ड पे डालते हैं, अभी इसका आपको जल्दी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सिपाहियों को समझाया कि हम इनका भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कि मेरठ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। देखिए मैंने लिखा हुआ मेरठ से ऑर्डर नहीं आ जाता। ओके, देखिए आप ना राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनते रहिएगा बस, और उसी के रिगार्डिंग अपने नोट्स अगर आप बना रहे तो बनाते जाइएगा। राइट, तो ऐसे बोला गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसको ना पूरी तरीके से रिफ्यूज़ नहीं किया गया था, बस होल्ड पर डाल दी गई थी चीज़ों को कि जब तक कि मेरठ से ऑर्डर नहीं आ जाता। राइट, और इनको अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं झूठ भी बताया जा रहा था कि इन कारतूसों में ऐसी कोई चर्बी वरबी का यूज़ नहीं हुआ है। ओके, मंगल पांडे को यही चीज़, तो अगर आप मूवी देखेंगे तो मूवी में और ज़्यादा डीपली तरीके से समझाया गया है, मैं तो आपको ऐसे वर्बली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बताया गया कि मंगल पांडे को तो झूठ बोला गया था कि इसमें ना चर्बी नहीं लगी हुई है, और इसीलिए सबसे पहले किसने, मंगल पांडे ने इसका यूज़ भी किया था। फिर बाद में वो बात तो सामने आई कि वाकई में इसमें चर्बी यूज़ हुई हुई है, और जिसके रिगार्डिंग किसका, मंगल पांडे एक धार्मिक इंसान थे, ठीक है, पांडे लगाओ, और उस टाइम पे मतलब कि मंगल पांडे तिलक विलक लगाते थे पूरा, और पूरे धार्मिक इंसान थे, तो इनका वो धर्म जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट करने की कोशिश की गई थी झूठ बोल करके, और ये काफ़ी विश्वास करते थे अपनी इन्फेंट्री के लोगों पे, जो और उनके दोस्त वगैरह भी थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं सबसे पहले इस कारतूस का यूज़ करूंगा, और मेरे बाद फिर मेरे सारे सिपाही करेंगे। राइट, लेकिन फिर बाद में बात सामने आ गई कि वाकई में इस कारतूस में लगे हुआ है क्या, चर्बी यूज़ हुई हुई है, तो फिर वो झूठ हो गई, और फिर ये पूरे हर्ट हो गए, और हर्ट होने के बाद में सीधी सी बात है, इंसान को आप झूठ बोल करके काम करा रहे हो, वो इतना विश्वास कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो उसने, जनरल ग्रेग एंसन ने जब ऑर्डर दिया कि मेरठ से जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता जब तक इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इन लोगों ने क्या, मंगल पांडे ने वो कारतूस वगैरह यूज़ कर लिया था। वो झूठ वाली बात मैंने अभी सारी चीज़ आपको समझाई दी है। ओके, तो एक जो आपके 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना, बंगाल की एक इन्फेंट्री थी, मतलब कि 34वीं वाहिनी, ओके, बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री ने, उसके पूरे जो सिपाही थे उन्होंने क्या काम किया, इसके खिलाफ बढ़िया तरीके से क्या रिवोल्ट छेड़ दिया था। राइट, मतलब कि बात पूरी सामने आ गई थी, और उसके बाद बंगाल की 34वीं वाहिनी ने पूरी तरीके से रिवोल्ट कर दिया था, और इन्होंने ब्रिटिशों को काफ़ी, मतलब कि ग्रुप बना करके ब्रिटिशों को काफ़ी चोट पहुंचाई थी, अपनी ही इन्फेंट्री के लोगों को, मतलब कि अपनी ही आर्मी के लोगों को, ठीक है ना। वो ब्रिटिशों के खिलाफ वो खड़े हो गए थे, अब इन्होंने लड़ाई छेड़ दी थी कि अब आप लोग गलत करते हो, वो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है। राइट, और इस लड़ाई का जो नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कि मंगल पांडे को ही फांसी क्यों दी गई थी, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि इन्फेंट्री के सारे लोग शामिल थे। वो इसलिए दी गई थी क्योंकि कि मंगल पांडे इस इन्फेंट्री का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, यानी कि फेस ऑफ द मैन कौन था इस पूरी इन्फेंट्री के, वो थे मंगल पांडे। ओके, मंगल पांडे सामने से इस चीज़ को लीड कर रहे थे, और इसी के बाद में किसको, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को सरेआम फांसी दी गई थी। ठीक है, एक बात याद रखना, इंडियन जो वॉर चली है, इंडियन फ्रीडम वॉर ऑफ स्ट्रगल जो चली है, वो पूरे 90 साल चली है, और इस 90 साल की लड़ाई के जो सबसे पहले शहीद माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके क्या, मंगल पांडे। इनडायरेक्टली सही तो इनडायरेक्टली सही, बट ये थे पहले शहीद। वो क्यों, क्योंकि कि ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सामने से किसका, ब्रिटिशों का विरोध किया था। ओके, और विरोध करने के बाद में क्या हुए थे, शहीद भी हुए थे, फांसी खाई थी। राइट, तो ये पहले शहीद थे, ये बात आप भूलना मत। ओके, और इसी के बाद में इन्हीं की इन्फेंट्री का एक और आदमी था जिसका नाम था ईश्वर पांडे, जिसको 11 अप्रैल 1857 को क्या दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो मंगल पांडे का ये पूरा मैंने आपको एक लेक्चर में समझाने की कोशिश की है, क्यों फांसी क्यों दी गई थी, ठीक है, कारण क्या था, और इनको झूठ बोल करके कैसे कैसे इस चीज़ के लिए इन्होंने यूज़ करने को मजबूर किया था वो कारतूस, और इन्होंने विश्वास करके यूज़ किया था, और फिर उसके बाद में अगर इन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया है तो इसको इन्होंने फांसी दे दी थी।
राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो फिर आगे की क्लास का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो आपकी फाइनल क्लास रहेगी। ओके, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।